नमस्कार। हमने इसके प्रीवियस वीडियो में चेक किया था पोटेंशियल ड्यू टू शेल क्या होता है। एक बार रिकॉल करते हैं 2 मिनट में। हमने देखा कि हमारे पास में एक शेल है, ठीक है। शेल मतलब क्या होता है? शेल मतलब अंदर कुछ नहीं है, अंदर वैक्यूम है, अंदर खाली है, ठीक है। इसमें हमने चार्ज दिया पॉजिटिव, तो वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो गया, ठीक है। नाउ वी ट्रीट दिस शेल। नाउ ऑल द चार्जेस ऑन द शेल आर सपोज टू बी concentrated at the center O, and the radius of the shell is capital R. Now what we did, we found out the electric potential due to this uniformly charged thin shell. Outside the shell कितना पोटेंशियल होगा, on the surface पोटेंशियल कितना होगा, inside the shell पोटेंशियल कितना होगा। तो पहले केस में हमने एक पॉइंट ले लिया P जो इतनी दूरी पर है, और कितना डिस्टेंस है यहां से यहां तक R। तो पोटेंशियल आउटसाइड द शेल हमने फाइंड किया था, सेम फॉर्मूला 1/4πε0 Q/R। दिस Q इज द टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, all the charges will be contributing for the potential at this point. We suppose that all the charges are concentrated at the center, ठीक है। सेकेंड, नाउ व्हाट हैपेंस, साथ साथ में मैं ग्राफ बना रहा हूं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये बता रहा है आर, ये बता रहा है वी। अब मान के चलिए हम इस पॉइंट से पास में जा रहे हैं, धीरे 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 पास में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो आर है वो छोटा होते जा रहा है। आर छोटे होते जा रहा है तो पोटेंशियल बढ़ते जा रहा है, और पास में जाएंगे आर और छोटा होगा, पोटेंशियल का वैल्यू और बढ़ेगा। मैं कहां पर आ गया? सरफेस पे। तो इस पॉइंट पे जितना पोटेंशियल होगा उसे मैं नाम दूंगा पोटेंशियल एट द सरफेस। आप बताइए, अब अगर ये पी पॉइंट यहां से हटके यहां पर आ जाए तो डिस्टेंस कितना हो गया? दिस, and this is nothing but radius. So in this case the formula is, okay. Now in the third case, when the point is inside, when the point at which we want to find the potential due to this is inside the shell. Now inside the shell there is no electric field, okay. Now this is from the chapter number 1, when we found out the electric field outside the shell, on the shell and inside the shell. So there is no electric field inside the shell, okay, and that is why no electric field means no force, and no force means if there is no force तो हम किसके अगेंस्ट में वर्क डन करेंगे, है ना। जैसे हम यहां पर था P पॉइंट, तो हम इस, जब मैंने टेस्ट चार्ज को यहां पर लाके रखा होगा तब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी इनकी वजह से, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और वो ऐसा लगेगा। अगर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इसे भगाना चाहेगा, रिपेल करना चाहेगा, पर हम उस रिपल्शन के फोर्स के अगेंस्ट में क्या करते हैं? वर्क डन। पर मैं ये कह रहा हूं कि जब इनसाइड की बात हो, पोटेंशियल इनसाइड, जब ये पॉइंट सरफेस पे आ गया तो इतना हो गया पोटेंशियल, इनसाइड अगर आ गया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो जो फोर्स महसूस होगा चार्ज को, वो फोर्स कितना हो जाएगा? 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, एंड व्हेन देयर इज नो फोर्स acting at point P,
तो हमें वर्क डन करने की क्या जरूरत, एंड वर्क डन इज 0 एंड हेंस द वर्क डन इज 0, therefore the potential is also 0. Why? Because potential is a measurement of work done. Okay, how? What I said, potential is a measurement of work done per unit टेस्ट चार्ज, है ना, ऐसा होता है. वर्क डन 0 हो गया तो भाई पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 0 अपॉन एनीथिंग 0. एंड दैट इज व्हाई इनसाइड द शेल द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0. नो इलेक्ट्रिक फील्ड, नो फोर्स, नो फोर्स, नो वर्क डन, नो वर्क डन, नो पोटेंशियल. नो पोटेंशियल मीन्स क्या हो रहा है, जैसे जैसे मैं यहाँ से आ रहा हूँ पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है. वी सरफेस पे आ गया तो इतना पोटेंशियल होगा. इसके अंदर पोटेंशियल है ही नहीं, बढ़ना बंद हो गया. ठीक है, तो बी इनसाइड, अब मुझे पी पॉइंट से अंदर जाना है ना, मुझे पी पॉइंट से अंदर जाना है. तो अंदर जाने के लिए मुझे कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो अंदर जाने के लिए मेरे को पहले सरफेस पे तो आना ही पड़ेगा ना. तो मुझे अंदर जाने के लिए भी उतना ही पोटेंशियल लगेगा जितना सरफेस पे आने के लिए लगेगा, क्योंकि अंदर जाने के लिए सरफेस पे आना पड़ेगा. एंड सरफेस पे आने तक का पोटेंशियल जितना होगा उतना हमने वर्क डन कर लिया. उसके बाद हमें वर्क डन नहीं करना है. तो बी इनसाइड विल बी इक्वल्स टू द बी सरफेस. ये आप याद रखिए. अब एक बात आप और थोड़ा ध्यान दे, आसान है, समझ जाओगे एक बार तो सब आसान है. और कोई भी चीज को समझने के लिए पहले अपनी मातृभाषा में उस कंसेप्ट को मेमोराइज ना करें, रट्टाफिकेशन ना करें, समझे क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. एक बार आपका वो क्लियर हो गया ना, देन टू ट्रांसलेट इट इन इवन जापानीज इज नॉट अ बिग इशू, पर हमको इंग्लिश में करना है. ठीक है, तो बेटा ये हो गया. अब देखो, मान के चलो कि इस शेल से एक पॉइंट इंफिनिटी पे है, तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंफिनिटी. और मैं इंफिनिटी रखूंगा, आउटसाइड है ना, इंफिनिटी आउटसाइड है, तो इसका वैल्यू इंफिनिटी रखूंगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0. और जब आर का वैल्यू मैक्सिमम तब पोटेंशियल का वैल्यू 0. तो ये इंफिनिटी पे, तो हम इसको ऐसा शुरू करेंगे. ऐसा ये क्या जा रहा है, ये एकदम एंड पे जा रहा है, एकदम एंड पे, वहां पे इंफिनिटी पे मिलेगा. जब आर इंफिनिटी हो जाएगा तब पोटेंशियल कितना होगा, 0. और वो वहां से आ रहा है, आ रहा है. और अब देखिए जैसे जैसे हम पास में आ रहे हैं आर का वैल्यू छोटा होता जा रहा है और पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ता जा रहा है. तो ये होगा कुछ धीरे 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 धीरे. ठीक है, अब पोटेंशियल बढ़ रहा है, आर का वैल्यू कम हो रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है. एक पॉइंट तक आर का वैल्यू बढ़ा, सॉरी आर का वैल्यू वी का वैल्यू बढ़ा, पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ा. एक पॉइंट तक पोटेंशियल का वैल्यू बढ़ा, उसके बाद में 0. पोटेंशियल चेंज ही नहीं हो रहा है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है. तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जितना का उतना ही रहेगा. ठीक है, सो दिस इज द ग्राफ फॉर शेल. पोटेंशियल चेंज हुआ क्या, नहीं. ये पॉइंट क्या है, वी सरफेस, और वी सरफेस जितना भी है अंदर उतना ही रहेगा. कैसे, मान के चलो यहां पर आने के लिए 100 जूल वर्क डन करना पड़ा, फिर मैं धीरे धीरे पास में जा रहा हूँ 110, 120, 130, यहां पर आने तक वी सरफेस हो गया 150 जूल. अब इसके अंदर चेंज होना क्या, नहीं. तो आप क्या बोलोगे, मैं अंदर आ गया, अब मैं अंदर कहीं भी घूम सकता हूँ. मेरे को कितना स्पेंड करना पड़ा, 150, क्योंकि उसके बाद तो मेरे को देना ही नहीं पड़ा, पर 150 तो लगेगा भाई, सरफेस तक आने का लगेगा. ये ग्राफ आता है एग्जाम में, इसके डेरिवेशंस आपको एग्जाम में सिलेबस में नहीं है, पर आपको ये एक्सप्रेशंस याद रखने हैं, क्योंकि इन एक्सप्रेशंस के भरोसे पे न्यूमेरिकल्स आते हैं और
आपको क्या बोलेगा, ऐसे 4-5 ग्राफ दे देगा मिसलेनियस क्वेश्चन में। 4 ग्राफ बने हुए हैं, एक में ऐसा ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो आपको बोलेगा कि विच इज द करेक्ट ग्राफ फॉर करेक्ट वी आर ग्राफ, ठीक है, फॉर पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकली चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल, ठीक है। ऐसे आपको, तो ये ऐसे आपको पढ़ना है, ऐसे आपको खुद को रिकॉल करवाते रहना है बार बार, ठीक है। अब हम चेक करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं है ना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, सर ने बोला कि इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, इसलिए फोर्स नहीं होता है, इसलिए वर्क डन नहीं होता है, इसलिए पोटेंशियल इनसाइड का 0 हो जाता है, वी सरफेस के बाद बढ़ना बंद हो जाता है। पर ऐसा क्यों? अब चैप्टर नंबर 1 में हमने गॉस थ्योरम पढ़ा, और गॉस थ्योरम के अनुसार हम लोगों ने उसमें गॉसियन सरफेस बनाई, ठीक है। गॉसियन सरफेस ऐसा है कि अगर हमने जो भी गॉसियन सरफेस बनाए, ठीक है, हम गॉसियन सरफेस कहाँ बनाते हैं, हम गॉसियन सरफेस उस पॉइंट पे बनाते हैं जिस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है या पोटेंशियल निकालना है, या जिस पॉइंट पे हमें काम करना है, ठीक है। तो अब जैसे पहले मैं कौन से पॉइंट पे काम कर रहा था, आउटसाइड के लिए P, तो मैं P पे इसका एक गॉसियन सरफेस बना दूंगा, फिर मैं चेक करूंगा क्या मेरे गॉसियन सरफेस के अंदर में चार्ज आ रहे हैं। जी हाँ, चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है, मतलब यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। सेकेंड वाला पॉइंट था मेरा ऑन द सरफेस, मैं सरफेस पे अगर गॉसियन सरफेस बनाऊंगा तो इसी के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, और मैं देखूंगा कि इसके अंदर में भी चार्जेस है। पर अब अगर मैं कोई पॉइंट ले लूं P, ये वाले डिस्टेंस में, और यहाँ गॉसियन सरफेस अगर मैं बनाऊं, और अब मैं पूछूं कि गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, नहीं, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो यहां पर मतलब यहाँ चार्ज नहीं है, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं है, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगी। तो कैसे पता करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, चेक कर लो, गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज है या नहीं है। ओके, दैट इज हाउ यू गेट टू नो दैट whether there is electric field or not. So in both the cases there were electric field, और इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलेंगे तो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज होगा। क्यों, E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे चलूंगा तो मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगा, है ना। अब ये बोल रहा है अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में बढ़ोगे आगे तो पोटेंशियल कम होगा, किसके रिस्पेक्ट में, डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, या फिर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, कि आपका कितना डिस्टेंस है फ्रॉम द सोर्स चार्ज, ठीक है। सो दिस इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट। आई होप यू आर now aware with this term. So guys, what you have to remember is all these things. Okay, this graph, these formulas, this diagram is very important. Learn the diagram, half of the topic is already covered if you are able to draw the diagram and visualize it. Okay guys, now let us move on to the next topic. अच्छा, एक और ग्राफ हम देखते हैं। हमने कौन सा ग्राफ चेक किया था, शेल के लिए ऐसा हो जा रहा था और फिर ऐसा हो जा रहा था, ये क्या का ग्राफ है, आर और वी का। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं शेल के लिए, मैं शेल के पोटेंशियल के टाइम की बात कर रहा हूं, ये हमारा शेल था, ठीक है, ये हमारा आर था, और ये हमारा मान लीजिए पॉइंट पी है। तो अब मैं आपसे कहूं कि मुझे वी और आर का ग्राफ नहीं चाहिए, मुझे E और R का ग्राफ चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हो रहा है,
जैसे जैसे मैं पास में जा रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। सरफेस पे आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, मैक्सिमम हो गई। ओके, अब मैं अंदर गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो इसका ग्राफ हो जाएगा इन्फिनिटी पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो ये ग्राफ भी शुरू तो ऐसे ही होगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच गया जब हम यहां से यहां तक आए, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रही कि रही ही नहीं? इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द शेल इज जीरो, देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड because anywhere if you draw a Gaussian surface, the Gaussian surface does not contain any charge and hence there is no electric field. That is why the electric field inside is zero and that is why यहाँ से ये suddenly ऐसा आ जाएगा, electric field will be zero after we reach a point when r is equals to r. ओके, तो ये का ग्राफ है E और R का। अब आपसे पूछ लेगा कि E और R का ग्राफ बताइए शेल में। आपने ये वाला पढ़ के गया है, आपने भाई V और R को मार्क करके आया है, पूछा है E और R का। तो आप ये भी एक बार चेक करें कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का बात हो रहा है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। सो अब हम चेक करते हैं कि शेल के बाद अगर हम स्फीयर की बात करें, स्फीयर मतलब लड्डू। ये लड्डू नहीं है, इसमें सिर्फ ऊपर का लेयर है, अंदर से ये खोखला है, खाली है शेल। बट स्फीयर इज अ लड्डू। लड्डू को क्या बोलते? लड्डू, समझ गए ना? मतलब अंदर में भी चार्जेस भरे हुए हैं, जैसे ये चार्जेस हर जगह भरे हुए हैं भाई। आप इन्हें चार्जेस फिल्ड विथ ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में हम जब स्टडी करेंगे तो आपको ऑलरेडी आसानी होगी, बहुत आसानी होगी। कैसे? ये है स्फीयर, ठीक है। स्फीयर के केस में क्या होता है, देखिए शायद इसके क्वेश्चंस आपको सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर में ना भी दिखे, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ठीक है, हो सकता है, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स as well as the numericals, because numericals can be from any topic. That is why this is important from the perspective of numericals. And कुछ है नहीं, अगर आपको शेल तो आता ही है तो इसमें भी अगर एक पॉइंट हमने आउटसाइड ले लिया है ना, तो यहाँ का पोटेंशियल क्या हो जाएगा? V आउटसाइड, अरे वही हो जाएगा जो शेल का है, 1/4πε0 Q अपॉन R। और ये Q क्या है? टोटल चार्ज, ये टोटल चार्ज। नाउ सरफेस पे नहीं है, पूरे के पूरा जो लड्डू बना हुआ है वही चार्ज का बना हुआ है, ठीक है। फिर तो हम इसे भी ऐसे ट्रीट करते हैं एज इफ द टोटल चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड एट द सेंटर। ये कैपिटल R और इस केस में ये हमारा R हो गया। अब अगर हम सरफेस पे लाए पॉइंट को तो वी एड सरफेस क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 1/4πε0 Q/R। देखिए ये दोनों फॉर्मूले शेल के और स्फीयर के सेम है ना। पर अब हम चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? ये मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं? ये मैं डिस्कस कर रहा हूं पोटेंशियल ड्यू टू ए चार्ज्ड स्फीयर। इसके पहले हमने क्या डिस्कस किया? पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज थिन शेल। सो गाइस, हाँ, हमने आउटसाइड का निकाल लिया, हमने सरफेस पे काम कर लिया।
अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों को चेक करते हैं। पोटेंशियल चेक करते हैं पहले। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 रहा होगा। जैसे जैसे हमने धक्का मारने मारते यहाँ लाए, ये पी पॉइंट महसूस कर रहा है कि भाई पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, पोटेंशियल इतना हो गया, आर का वैल्यू कम है, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा आर है वो इससे कम है, इसलिए ये वैल्यू ज्यादा आएगा। अब इसके अंदर हम घुसे और मैं इसके अंदर का एक पॉइंट ले लेता हूं। मान लीजिए ये वाला पॉइंट लिया मैंने, ये वाला, तो मैं इसका गॉसियन सरफेस बनाऊंगा। देखिए मैं इसका गॉसियन सरफेस बना रहा हूं, ठीक है। ये वाले पॉइंट का गॉसियन सरफेस अगर मैं बनाऊंगा, मुझे डॉटेड में बनाना चाहिए पर आपको दिखाने के लिए मैंने डार्क बनाई। तो ये मेरा पॉइंट है P, फिलहाल इनसाइड है। कहां पर है? इनसाइड। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो मैं लिखूंगा 1/4πε0। कितना चार्ज? टोटल चार्ज तो लूंगा नहीं मैं, क्योंकि इसके अंदर टोटल चार्ज आ रहे हैं क्या? नहीं, ये गॉसियन सरफेस के अंदर जितने चार्ज आ रहे हैं उतना चार्ज अपॉन उस पॉइंट तक का डिस्टेंस। क्योंकि हमें क्या लेना है? हमें लेना है गॉसियन सरफेस के अंदर जितना चार्ज आ रहा है। अब अगर आप पोटेंशियल को चेक करें तो पोटेंशियल बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ा, ठीक है। फिर जैसे जैसे हम धीरे जा रहे हैं और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां तक बढ़ा और यहां से कम होना शुरू हुआ, कम होना शुरू हुआ, बहुत कम हो गया और फिर यहां से बाहर निकल गया। मतलब पोटेंशियल बढ़ा 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 बढ़ा, वी सरफेस तक पहुंचा। अब मान लीजिए कि हमारा जो टेस्ट चार्ज है वो यहां पर पहुंच गया, तो इसमें इतने वाले रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं और इतने वाले भगाने के लिए काम करवा रहे हैं। फिर ये और धीरे धीरे पास में गया, ठीक है। तो अब इतने रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं और इतने इधर के रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं, फिर ये यहां पर आ गया। जैसे ही ये सेंटर में आया और अब ये इधर आया, इधर यहां पर, तो इतने जो चार्जेस हैं ये इसको भगाने की कोशिश करेंगे, रिपेल करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि द पोटेंशियल इज इंक्रीजिंग फ्रॉम हियर टू हियर एंड देन इट इज अगेन इंक्रीजिंग फ्रॉम हियर टू हियर। मैं नया डायग्राम बना के बताता हूं, देखिए समझिए, बहुत आसान है, कॉमन सेंस है यार, सब जगह प्लस प्लस चार्ज फैले हुए हैं, ठीक है। अब मैंने एक पॉइंट लिया ये, तो मैं इसका गॉसियन सरफेस बनाऊंगा और इसके गॉसियन सरफेस के अंदर में जितने चार्ज आ रहे हैं उतने ही चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डेवलप होगा। जो गॉसियन सरफेस के बाहर चार्जेस हैं उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं रहेगा। ओके नाउ, अब ये हमारा सेंटर है, ये हमारा आर है। मैं इन्फिनिटी से आया, इन्फिनिटी से आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं, आ रहा हूं। पोटेंशियल क्या हो रहा है? पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और ये जो आर की वैल्यू है ये धीरे धीरे कम होते जा रही है। पोटेंशियल बढ़ रहा है, आर की वैल्यू, पोटेंशियल यहां तक पहुंच गए हम और यहां तक पोटेंशियल कितना हो गया? वी सरफेस, वी सरफेस, ठीक है। अब इसके अंदर में जा रहा हूं तो पोटेंशियल और बढ़ेगा। कहां तक बढ़ेगा? यहां तक। मतलब इस पॉइंट तक आने के लिए 100 जूल एनर्जी लगी, यहां तक आने के लिए 150 जूल एनर्जी लगी, तो यहां तक आने के लिए 200 जूल एनर्जी लगेगी। तो हम देखेंगे कि सेंटर तक पोटेंशियल क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। वी सरफेस में इतना हुआ, ठीक है, और थोड़ा सा बढ़ेगा, और थोड़ा सा बढ़ा। ओके नाउ, अब यहां से जैसे हम आगे बढ़े पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। यहां से जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा और फिर यहां पे हम पहुंच जाएंगे।
तो बता सकते हैं यहाँ का पोटेंशियल कितना 150, क्योंकि यहाँ से ये भी उतनी दूर है और यहाँ से ये भी उतनी दूर है, तो ये वापस से डिक्लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको सिलेबस में नहीं है, बट आपको ग्राफ आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का हिसाब देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, मैक्सिमम हो गई। इसके अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी कि कम होगी, बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से ही धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि गॉसियन सरफेस में द अमाउंट ऑफ चार्ज इज गेटिंग स्मॉलर। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होना शुरू हो जाएगी, फिर धीरे धीरे। तो आप इसका ग्राफ जरूर चेक करके रखें, अगर आप चाहते हैं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल पे इसे प्रिपेयर करना चाहते हैं, अदरवाइज ये आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, फॉर 12th स्टैंडर्ड गाइस। स्टिल अगर आपने इस लेवल के सिलेबस को कवर कर लिया तो 12th स्टैंडर्ड विल बी लाइक अ केक वॉक टू यू गाइस। ओके, सो गाइस, टेक केयर फॉर टुडे। नमस्कार।